नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए। चारों सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। इस बार के बिहार की इन चारों सीटों पर बीजेपी, आरजेडी के अलावा सबकी नज़र प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज पर भी थी। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर खूब प्रचार कर रहे थे, तमाम दावे कर रहे थे कि इस बार फरिया लेंगे। ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल है। और अब सेमीफाइनल में पीके का प्रदर्शन कैसा रहा, क्या कुछ रहा, उनको कितने वोट मिले, क्या उनके उम्मीदवारों ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मुकुल जी हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस बार के जो चुनाव में पीके का कैसा प्रदर्शन रहा। प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो कैसा रहा उनका? अब किसलिए प्रशांत किशोर की पार्टी बनी है 2 अक्टूबर को, पिछले महीने की बात है। मुश्किल से 1.5 महीने पार्टी को बने हुए हैं। और उसके बाद जो नतीजे आए हैं उसमें आप समझिए कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार भले ही चुनाव न जीते हों, लेकिन प्रशांत किशोर चर्चा का मुद्दा बन गए हैं। और प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में होने से, प्रशांत किशोर की पार्टी के चुनाव लड़ने से जो राजनीति के जानकार हैं, जो पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा हो रही है, उसमें चर्चा इसी बात की हो रही है कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी को, महागठबंधन को डेंट किया है। और चूंकि इसमें से जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से एनडीए के पास सिर्फ 1 सीट थी, जीतन राम मांझी वाली गया, वो इमामगंज वाली सीट थी। बाकी तीनों सीट जो थी वो महागठबंधन की सीट थी। अब 3 सीट का फायदा हुआ है एनडीए को। तो अब जो एनालिसिस हो रहा है तो यही हो रहा है कि जो 3 सीट का फायदा हुआ है विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले के उपचुनाव में, तो इसमें प्रशांत किशोर का कितना बड़ा रोल रहा। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशांत किशोर एक नए प्लेयर थे। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए मई जून में, वो उस लोकसभा चुनाव में उन्हीं सीटों पर महागठबंधन को लीड थी, महागठबंधन को बढ़त थी। महागठबंधन की वहाँ से एमपी चुनाव, जो एमएलए थे वो एमपी का चुनाव जीते। अब ऐसे 3 महीना में क्या हो गया, 4 महीना में, कि जो है महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। तो एक ही फैक्टर हुआ, वो है प्रशांत किशोर, पीके फैक्टर। और इसीलिए पीके की चर्चा है। अब आपके मन में आप सोच रहे हैं कि भाई पीके ने ऐसा क्या कर दिया। पीके तो कह रहे थे कि पीके जीते नहीं। पीके जो है आए थे कि भाई हम बदल देंगे, हम जीत लेंगे, हम अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो देखिए, पीके को जो करना था उन्होंने कर दिया। पीके का लक्ष्य तो अभी था नहीं ये उपचुनाव। पीके का लक्ष्य तो है 2025 का। तो 1 साल के, अभी 1 महीने में उन्होंने अपनी पार्टी को यहाँ से 0 से लाके यहाँ खड़ा कर दिया। हर जगह उनकी पार्टी लगभग जो है तीसरे नंबर पर रही है, चौथे नंबर पर है ना। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए, जब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एक नई नवीली पार्टी जो 1 महीने पहले पार्टी बनी है ना, बिहार जैसे पॉलिटिकल जागरूक स्टेट में, तो आप समझिए कि उनके पास तो 1 साल का पूरा वक्त मिला है अभी अपने आप को वार्म अप करने का, तैयार करने का। तो इसमें वो स्वाभाविक सी बात है कि ये चर्चा का विषय तो है कि अब वो जो है उनकी राजनीति किसको डेंट करेगी। अब एनालिसिस का मुद्दा होगा कि भाई किसको वहाँ जो है इन 4 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, तो उसमें उनको किस किस कास्ट का वोट मिला है, जिसकी वजह से नतीजे सामने आए। जैसे इमामगंज वाली सीट भी हम देख ले तो जिससे आपने इसमें आंकड़े भी लिखे हैं कि जीत और हार का जो अंतर है 5,945 है, लेकिन जनसुराज को यहाँ पर 37,103 वोट मिले हैं। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत भी आरजेडी के पास चला जाता तो मामला जो है। हम आरजेडी के पास क्यों सोच रहे हैं? अगर मान लीजिए आरजेडी का वोट जो है या एमआईएम का वोट जो है, अगर वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट होता तब तो हो सकता था कि जनसुराज इमामगंज की सीट निकाल लेता। हाँ, ये भी हो सकता है। आप यहाँ समझिए ना कि इमामगंज की सीट चूंकि जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा की सीट है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के संस्थापक हैं। जीतन राम मांझी इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे स्टेट में मंत्री हैं, है ना। उनकी बहुत चुनाव लड़ रही थी। तो आप समझिए कि पूरा सिस्टम उनके साथ रहा होगा, है ना। और बाकी जो चुनाव जीतने के लिए जो चीज़ आवश्यकता होती है उन चीज़ों की फुलफिल वो चीज़ किए होंगे उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आप देखिए तो जीतन राम मांझी के अलावा अगर यहाँ पर कोई और कैंडिडेट जैसे बाकी जगह पर कैंडिडेट होते, है ना, उस तरह का मजबूत कैंडिडेट नहीं होता, फैमिली के अलावा कोई वर्कर कैंडिडेट होता, तो हो सकता था कि यहाँ जनसुराज नंबर 2 पर होता, हो सकता है नंबर 1 पर भी होता। बेलागंज में भी 17,000 वोट लेकर आ गए। 37,000 वोट, सबसे अधिक वोट वही मिले हैं। हाँ। सुरक्षित सीट है। हाँ। अब बात समझिए, जो हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं कि भाई ये जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर किसका वोट लेने आए हैं, किसका वोट ले रहे हैं, उनके पास कौन सा। जब बिहार जैसे स्टेट में जब बात आप करते हैं तो आप बात करते हैं ना कि एक तरफ महागठबंधन के पास जो है यादव मुस्लिम का इक्वेशन है, एनडीए के पास सवर्णों का इक्वेशन है, हम लोग बात करते हैं ना। तो भाई बात होती है कि प्रशांत किशोर के पास कौन सा वोट है अपना। भाई बटा हुआ 2 धारा, एक धारा उधर अपर कास्ट का है, एक धारा इधर जो है एमवाई का है। और ओबीसी अपना मौका देख के
आधे इधर बटे हुए हैं। तो आप देखिए इस बीच में प्रशांत किशोर ने अपने लिए एक वोट बैंक तैयार कर लिया, और जो सुरक्षित सीट है, जो एक ऑलरेडी एनडीए, तो इनका पीके का वोट बैंक कौन सा है? हम कैसे समझे कि पीके का वोट बैंक हम किसे माने? अब इसको समझने के लिए आप चलिए बेलागंज में देखिए। बेलागंज में क्या हुआ? बेलागंज में लड़ाई थी दो यादव उम्मीदवारों के बीच। एक जेडीयू के कैंडिडेट थे, एक आरजेडी के कैंडिडेट थे। दोनों अपने अपने सुपर पावर थे, है ना। उस बीच में क्या किया कि बेलागंज में मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया। और आपको याद होगा कि इस मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने चेंज किया था। जो फर्स्ट टाइम में इनको जब कैंडिडेट किसी और को बनाया था, बाद में बवाल हुआ, तो फिर उन्होंने कैंडिडेट चेंज किया था यहाँ पर, है ना। तो जो और ये बेलागंज ही वो सीट है जहां चुनाव जीतने के लिए चुनाव से ठीक पहले, आप समझिए इस उपचुनाव से ठीक पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ज्वाइन कराया गया था। ओसामा यहाँ प्रचार करने गए थे क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट आरजेडी को छिटकने का डर था। और जो नतीजे और नंबर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बेलागंज में मुसलमानों का वोट जो है ना आरजेडी से टूटकर उस तरफ गया है, जनसुराज की तरफ गया है। और ये बिग थ्रेट जो है ये आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए। तो आप इसको कैसे स्टडी मान सकते हैं बेलागंज सीट को, कि भाई देखिए बेलागंज सीट पर दो यादवों की लड़ाई थी, एमवाई समीकरण वहां आरजेडी के खिलाफ टूट गया। नतीजा हुआ कि जो सुरेंद्र यादव अभी एमपी हैं, जो बेलागंज सीट उनका गढ़ था, है ना, जो माने जा रहे थे कि भाई वो चुनाव के बीच में प्रचार में कहते थे कि 30,000 से हरा के भेजूंगा, नहीं भेजूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा पार्लियामेंट से। अब वहां समझिए वहां चुनाव हार गए। वहाँ जनसुराज जो है ना 17,000 वोट लेके आया। अगर जनसुराज और एमआईएम का जो वोट है, ये सब वोट अगर मिला देते आप, तो हो सकता था कि वहाँ जो है चुनाव क्लोज फाइट में होता, ऊपर नीचे हो सकता था कि आरजेडी चुनाव जीत जाती वहाँ पर। लेकिन वहाँ एमआईएम ने कर दिया, मुसलमान वोट टूट गया। वैसे ही जो इमामगंज की हम बात कर रहे हैं, तो इमामगंज सुरक्षित सीट है। यहाँ सभी पार्टियों ने उसी कास्ट लाइन के कैंडिडेट उतारे थे। तो वहाँ देखिए, वहाँ जिस कास्ट लाइन पर बंटवारा हुआ होगा वोटरों का, आप मान के चलिए कि जो है एनडीए को वोट मिला होगा सवर्णों का, जो इस कंस्टिट्यूंसी में जो फॉरवर्ड क्लास के वोटर होंगे उधर गए होंगे। जो एमवाई का वोटर रहा होगा वो आरजेडी के साथ गया होगा। आखिर 31,000 वोट जो है ना इमामगंज में किसका मिला होगा इनको? तो मतलब जो वहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं वो एमआईएम यानी ओवैसी से भी ज़्यादा भरोसा उनको प्रशांत किशोर पे है। अब इस जो 4 विधानसभा जो लिटमस टेस्ट हुआ है इस बार, उसमें तो वो दिख रहा है ना। एमआईएम का कैंडिडेट था ना इमामगंज में, एमआईएम का कैंडिडेट था, 7,493 वोट आए उसको। एमआईएम का कैंडिडेट था बेलागंज में, 3,533 वोट आए हैं उनको। तो आप समझिए ना कि एमआईएम के कैंडिडेट से कितना गुना ज्यादा वोट आया है जनसुराज को। तो आज का दिन क्या है पीके की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? वो खुशी मनाएं या फिर हार का मातम मनाएं? हार का मातम मनाने की एक नई नवेली पार्टी, एक महीने पहले जो पार्टी मार्केट में आई है ना, उसने जो है ना अपने आप को, आप समझिए इसको बहुत मजबूती के साथ उसने जो है अपना प्रदर्शन किया है। इसको आप इस तरीके से देखिए। अब भाई 37,000 वोट लाना कोई मामूली बात नहीं है विधानसभा चुनाव में। और ये अब 1 महीने 2 महीने की तैयारी में कैंडिडेट ने वोट लिया है। अब इनके पास 1 साल भर का 6 महीने का, मान लो चुनाव अगले साल नवंबर में तय समय पे होता है तो 1 साल होगा। अगर उससे पहले होता तब भी आपको 5-6 महीने वक्त तो मिल रहा है ना काम करने का। तो जब काम करने का आपके पास वक्त मिलेगा, कैंडिडेट अब इनको करना पड़ेगा, इनकी रणनीति करनी पड़ेगी कि इनको कैंडिडेट थोड़ा पहले अनाउंस करना पड़ेगा, ताकि इनके कैंडिडेट क्षेत्र में जाए, काम करे, पहचान बनाए, ताकि फिर जो है मुकाबला खड़ा कर सके। ओवरऑल एनालिसिस अगर आप सब हम कहें कि चारों सीट पर ओवरऑल एनालिसिस आप क्या देखते हैं? ओवरऑल एनालिसिस का मतलब आप देखिए, ये जो है इमामगंज और बेलागंज की हमने बात की है, 4 सीट थे ना, तो इसमें तरारी सीट जो है ना फॉरवर्ड डोमिनेट सीट। यहाँ जो है ना सुनील पांडे जो है ना, पहले पीरो सीट हुआ करता था, तो सुनील पांडे यहाँ से विधायक हुआ करते थे। उसके बाद सुदामा प्रसाद बने। सुदामा प्रसाद पिछली बार 11 से लोकसभा चुनाव जीत गए, है ना। तो वहाँ से राजू यादव जो माले के कैंडिडेट थे उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस बार सुनील पांडे बीजेपी में ज्वाइन किए और उनके बेटे को पहली बार टिकट मिला, पहली बार एमएलए बने हैं। तो आप समझिए यहाँ भूमिहार वोटर जो है तरारी में अच्छी खासी संख्या में है। पहले यहाँ से उन्होंने जो है जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने एक कैंडिडेट उतारा था सेना के पूर्व अधिकारी को, लेकिन चूंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था तो उनका नाम कट गया। तो यहाँ उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा था उन कैंडिडेट को 5,622 वोट आए। तो यहाँ कहने का मतलब इस सीट पर, अगर पर्टिकुलर सीट पर आप देखिएगा तो यहाँ मुझे लगता है कि तरारी में जो 5,000 वोट आए, यहाँ जनसुराज ने एनडीए को, चूंकि यहाँ कैंडिडेट उनका फॉरवर्ड क्लास का था, एनडीए ने फॉरवर्ड वो डेंट नहीं किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। कि बाकी जो बूथ वाइज रिजल्ट आएंगे तब मालूम चलेगा कहाँ कहाँ क्या है। अभी शुरुआती जो जानकारी और रुझान जो अब देख के समझेंगे तो उसमें लग रहा है कि तरारी में वो कामयाब नहीं हुए। उसी तरीके से उन्होंने जो है रामगढ़ में कैंडिडेट दिया था, तो जहाँ उन्होंने फॉरवर्ड कैंडिडेट को दिया तो फॉरवर्ड कैंडिडेट को अपेक्षाकृत
जो इमामगंज और बेलागंज में वोट मिला उस अनुपात में तरारी और रामगढ़ में वोट नहीं मिला है। तो इससे इस निष्कर्ष पर आप पहुंच सकते हैं, इस एनालिसिस पर पहुंच सकते हैं अभी के स्थिति से कि भाई ये जो डेंट कर रहे हैं या फिर जो वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं वो महागठबंधन के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे नुकसान महागठबंधन को। आप देखिए ना, रामगढ़ में जो लालू यादव आरजेडी जो पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे आरजेडी के कैंडिडेट थे सुधाकर सिंह तो एमपी हैं, उनके भाई सुधाकर सिंह एमपी उनके, उन्होंने फिर बक्सर से लड़ा तो फिर वहाँ सीट खाली होगी रामगढ़ वाली। पहले सांसद वही थे। पहले विधायक थे, फिर वो सुधाकर सिंह सांसद बन गए इस बार। सुधाकर सिंह के इस्तीफे की वजह से रामगढ़ में चुनाव हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो अजीत सिंह है वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं, तो इस बार क्या हुआ कि वो ज्वाइन कराया उनको, है ना, और उनको टिकट दिया। तो आप समझिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा वो तीसरे नंबर पर है, आप समझ रहे, तीसरे नंबर पर है वो गढ़ में, अपने गढ़। यही समझना कि रामगढ़ कैसे छिटक कैसे गया, आरजेडी के हाथ से निकल कैसे गया। अब रामगढ़ में कहानी ये हुई कि रामगढ़ देखिए वो जो इलाका है उस तरफ का जो यूपी के आसपास सटा इलाका है, तो उस इलाके में बीएसपी का भी प्रभाव रहा है, समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव रहा है ना। अब पुराने पन्नों को पलटेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ जो है एसपी बीएसपी के कैंडिडेट जीतते रहे। 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो जो जमा खान जीते थे चुनाव, जो अभी मंत्री है नीतीश सरकार में, वो बीएसपी से ही जीते थे, इसी इलाके से आते हैं, तो वो चुनाव जीते थे। तो उस इलाके में उस पॉकेट में कहीं कहीं जो है ना बीएसपी का वोट बैंक है ना। लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिला था इस इलाके में। आजमगढ़ वाली कहानी हो गई क्या यहाँ पे रामगढ़ में भी यूपी का, जैसे कि इन दोनों ने सिंह कैंडिडेट उतारे, राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं और बीएसपी ने यहाँ पर अपना यादव उम्मीदवार दे दिया। बीएसपी ने यादव उम्मीदवार दे दिया, तो जो यादव का वोट था उसको तो मिला ही, और बाकी जो वोट था दलितों का वो वोट भी मिल गया। तो चूंकि यूपी से सटा हुआ इलाका है और डोमिनेट करते हैं यहाँ पर जो है इनका प्रभाव पहले से रहा है और अभी रहा है, तो उस हिसाब से वोट चला गया। और जो यादव का वोट टूटा, तो यादव का वोट तो उनका आरजेडी का वोट था ना, हम मान के चलते हैं ना कि आरजेडी का वोट है, तो आरजेडी का वोट छिटक गया। तो नतीजा हुआ कि जो आरजेडी का कैंडिडेट था राजपूत जाति का, वो तीसरे नंबर पर चला गया। तो इस एनालिसिस, चारों सीट की जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक चीज जो समझ में आ रही है कि नुकसान ज़्यादातर जो है कि अब आगे क्या होगा अभी डायरेक्ट हिसाब से आप नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने ये चुनाव में लिटमस टेस्ट हुआ है जो पाया है उसके हिसाब से नुकसान तो महागठबंधन को होता दिख रहा है। आरजेडी को मंथन करना पड़ेगा। 3 सीट का जो है नुकसान हो गया आपको 4 महीने के अंदर। लोकसभा चुनाव में आप लीड ले रहे थे, अपने एमएलए को एमपी बनाया, और अभी उपचुनाव हुआ तो आप जो है लूज कर गए। और भी जो भी मजबूत सीट लूज किए हैं, ऐसा भी नहीं कि कमजोर सीट है। रामगढ़ और बेलागंज को तो आप मजबूत ही मानेंगे ना भाई। यहाँ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, इतना बड़ा नेता है ना, आज से नहीं 25-30 साल से जो है ना जो आदमी आरजेडी और की राजनीति कर रहा है ना आरजेडी में। और जो बेलागंज सुरेंद्र यादव जो कभी नहीं हारने वाले नेता माने जाते हैं विधानसभा में, वो भी हार गए, उनका बेटा हार गया। और तराड़ी तो मान लीजिए ठीक है, चलिए वहाँ उन्होंने माले को दिया था और वहाँ बहुत क्लोज फाइट था, मतलब वहाँ जो हार जीत है वो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप जो है महागठबंधन को नुकसान कर रहे हैं। तो बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनके नतीजे आ गए हैं। एनडीए की बल्ले बल्ले है। इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चिंता की बात है। आरजेडी को खासकर थोड़ा इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर इसमें नए प्लेयर थे, इनको लेकर हमने बातचीत की। प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कई सीटों पर उन्होंने आरजेडी कहिए तो जीत हार का जो अंतर है उससे ज़्यादा वोट जो है प्रशांत किशोर के उम्मीदवार पाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है लंबी रेस के घोड़े हैं बिहार की राजनीति में, और आने वाले समय में उनसे काफ़ी उम्मीद है। और एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में इग्नोर नहीं कर सकते, ये विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।